ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम और रात गए की एक और नशिस्त में आपका आना मुबारक हो। साहिबान बयान मानी का कहना यह है कि अदब तख्लीकी तजर्बे के इजहार और इबलाग का दूसरा नाम है और यही सबब है कि ड्रामे की सनत को अदब में शामिल किया गया है। पाकिस्तान टेलीविज़न 59 बरस का हुआ चाहता है और ड्रामे की सनत के हवाले से ये पाकिस्तान टेलीविज़न की अता है कि इसने अदब की इस सिन्फ को हमारी तहज़ीब, हमारे तमद्दुन और हमारे अदब आदाब से हम आहंग किया है। और इसका सबब शायद ये है कि इब्तिदा में अगर कहानी मुस्तार भी ली गई तो ये ज़रूर जहन में रखा गया कि कहानी मुस्तार भी ली जाए तो कम से कम या आगा हाशिर की हो या इम्तियाज़ अली ताज की हो। और अगर ड्रामे को सुपुर्द कलम करने का फ़ैसला पाकिस्तान टेलीविज़न ने किया तो फिर कलम या अहमद नदीम कासमी ने उठाया या मुन्नू भाई ने उठाया या अशफाक अहमद ने उठाया या बानो कुदसिया ने उठाया या शौकत सिद्दीकी ने उठाया या फिर अमजद इस्लाम अमजद ने उठाया। पाकिस्तान टेलीविज़न खुशनसीब है कि सन 64 में और इसके बाद के अहद में 2 दहाइयों तक इसे वो आबो हवा मैसर आई कि जहाँ अदीब, शायर, हमारी तहज़ीब के नुमाइंदा चेहरे थे। सो पाकिस्तान टेलीविज़न के दालान की खिड़की इन्हीं के आंगनों में खुल गई और क्या दिलचस्प तमाशा है कि उन आंगनों में खेलते हुए बच्चे भले फैज़ अहमद फैज़ की बच्चियां हों, भले वो प्रोफेसर वक़ार अज़ीम के लड़के हों, या वो अहमद बशीर की बेटियां हों या हमीद अख्तर की बेटियां हों, ये सब वो नामवर नाम जो ज़बान उर्दू के माथे का झूमर तो हैं, लेकिन इनका ज़िक्र आएगा तो फिर हुकूक इंसानी के बाब में भी आएगा, जमहूर की तहरीक के बाब में भी आएगा, ज़बानो बयान की हुर्मत के बाब में भी आएगा। इन आंगनों में खेलने वाले बच्चों ने अपने अपने दालानों से जो मिट्टी उठाई थी उसमें इसी का खमीर था और वो पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन से बोलता है। एक नाम जनाब हमीद अख्तर का। हमीद अख्तर अफसाना निगार थे या सहाफ़ी। खुद उनका ये कहना कि जब मैं सहाफ़त करता था तो मुझ पे ये फब्दी कसी जाती थी कि आप अफसाना लिखते हैं, और जब मैं अफसाना लिखता था तो कहा जाता था अखबार की खबर है। सो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं सहाफ़ी के तौर पर ही काम करूँगा। हमीद अख्तर और हमीद अख्तर का वर्सा पाकिस्तान टेलीविज़न से कैसा जुड़ा है? 20 बरस बाद लौट के आई हैं और हम सबा हमीद से ये पूछना चाहते हैं कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो और कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो? गायकी के बाब में सभा के सामने नगमा सराई करने को सभा के जाने के बाद लाहौर में कैसे कैसे जौहर उगले हैं। सारा रज़ा खान की कोयल जैसी आवाज़ अगर लाहौर को ना मिलती तो हम कितने महरूम रहते। ये सब कुछ लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त बहुत ही मेरे लिए मोहतरम है कि मैं
क्या लेजेंड को उर्दू में, अभी आप कह रही थी कि दो रंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कशिश लफ्ज़ लेजेंड में है, मैं कहाँ से वो देवमालाई के लफ्ज़ में लाऊं? और मैं सबा के लिए तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। सबा, पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो अपने चोटी के अहद में खालदा रियासत, तारा नकवी का नाम याद आ रहा है, और ये फहरिस्त बहुत तवील है, उसमें अगर आज देखा जाए तो या आप चांदी के वर्क की तरह से मौजूद हैं या फिर बुशापा का नाम आता है। एक बहुत बड़े अहद को आपने देखा है। क्या सबब है कि 20 साल बाद वापस आना हुआ है? इस शहर की याद नहीं आई, ये सेंटर नहीं याद आया, या वो रोशनियों का शहर जो है जहाँ ज़िंदगी रोशनी की रफ्तार से चलती है, उसने ये मंचलों के सौदे का शहर याद नहीं दिलाने दिया? शहर तो बहुत याद आता है, अपना शहर, अपना जिसे कहते हैं जाए पैदाइश, क्योंकि मैं तो जिसे पंजाबी में कहते हैं जम्पल ही लाहौर की हूँ। लेकिन कारोबार ज़िंदगी मजबूर ये किया कारोबार ज़िंदगी ने कि शिफ्ट करना पड़ा लाहौर से, और मैं शिफ्ट की हूँ तकरीबन 20 साल पहले। ऑन एंड ऑफ थी, फिर उसके बाद 15 साल से तो वहाँ परमानेंटली हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं सबा हमीद के फ़नी सफ़र और पाकिस्तान टेलीविज़न पे बात करूँ, या होनहार बिरवा के चिकने चिकने बाप पे पूत पिता पे घोड़ा। शुरू करते हैं हमीद अख्तर साहब से। हमीद अख्तर साहब लुधियाना, और अब दोस्ती भी फरमा रहे हैं वहाँ पर तो साहिल लुधियानवी से, और तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, ख़ानदान से सादात हैं, वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ करवा रहे थे, मदरसे भेज रहे थे। इतनी रिलीजियस, इतनी मजहबी पस मंज़र के खानवादे से आने वाला शख्स बाएं बाजू की सियासत का नाम हो जाए, और वो भी पार्टीशन से पहले। एक्चुअली हम शायद इस बात को थोड़ा सा कंसिडर नहीं करते कि वो ज़माना ऐसा ही था। ये उस वक्त का एक खासा था कि लोग समझते थे कि सबसे छोटा बच्चा ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे वालिद सबसे छोटे थे घर के, वो हिफ्ज़ करेगा कुरान। तो पापा ने किया, उनकी वालदा ने, ये उनकी वालदा की ख्वाहिश थी। वालिद तो उनके बहुत अर्ली एज में फौत हो गए थे, 3 साल के थे शायद। तो उनकी वालदा ने उनको मदरसे में डाला। आप देखें, एक हवा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है हवा में, एक दौर होता है। वो लोग, कुछ उस दौर के लोग और तरह के लोग थे। मेरा ख्याल है अब इस तरह से आइडियलिज्म है भी नहीं जो उस दौर की थी। सो वो इंसान जो ज़रा सा सेंसिटिव हो, तो वो होंगे ये लोग सारे, वो अपने इर्द गिर्द के हालात से बेखबर नहीं रह सकता। सो जब वो बॉम्बे गए तो उनका, क्योंकि ज़हनी तौर पे हसास थे, तो उनका टिल्ट नेचुरली ही उस तरफ हुआ जहाँ इंसानी हकूक़ की बात ज़्यादा हो रही थी। एक शख्स इतना सच्चा कैसा हो सकता है? हम तो बहुत मसलहत कोश हैं। मसलन जो खुद अपना खाका उन्होंने तहरीर किया है, क्या दिलचस्प है कि हमीद अख्तर का बचपन खेतों खलियानों में गुजरा। 5 बरस की उम्र से नमाज बाजमात अदा करने की पाबंदी थी। नमाज कज़ा होने की सूरत में हाफिज साहब मुर्गा बनाकर कमर पर डबल ईंटें रख देते। इस डर की वजह से फजर की नमाज के साथ ही सुबह सुबह उठते बैठते और मस्जिद का रुख करते, लेकिन चूँकि बाजमात नमाज खौफ की वजह से अदा करते थे, इसलिए बरस बगैर वज़ू के मुँह पर छींटे मारी के पड़ते थे। या मुझे नैयर कमाल ने एक प्रोग्राम में ये बतलाया कि वो रोज़े से मुताल्लिक था, और उसमें यह तय था कि भैया आप रोज़े में हैं तो आप कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे और आज सच सच बात करेंगे। तो उनका भी पहली बात तो सच्ची यही है कि वो जो पहला रोज़ा अम्मा ने रखवाया था, मैंने गुसलखाने में जाके पानी पी लिया था। तो ये जो ऐसे सच्चे लोग कि जो बादज़ा ज़िंदगी की आखिरी दिनों में अपने बारे में सब कुछ सच बोलना चाहें और ख़ुद को एक रोल मॉडल के तौर पे पतन पोर्ट्रे करने की कोशिश न करें, कैसे शख्स थे हमीद अख्तर साहब इस लिहाज से? मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बता रही थी कि पापा और उनके तमाम दोस्त, उनके साथ जिन लोगों से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, जिन लोगों की जो इस आइडियोलॉजी में एक दूसरे के साथ एग्री करते थे, वो सभी लोग ऐसे थे। तो ये एक अपने साथ का
दोस्तों का, साथियों का एक आप बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इन लोगों को तो झूठ बोलना आता नहीं था, किसी को भी नहीं आता था इनमें से। ये सब सच्चे लोग थे और इन्होंने अपने सच की वजह से बड़ी मुश्किलें भी काटी हैं। लेकिन ये थे सच्चे। तो ये लोग कौन कौन थे? मतलब नाम बताइए। एक इब्ने इंशा, फैज़ अहमद फैज़, सज्जाद ज़हीर, सिब्ते हसन साहब, इखलाक अहमद देलवी, पापा के बहुत यूं करके देखिए तो सर की टोपी गिर जाए। जायंट्स मतलब कि हम तो अब तो यूं नज़र उठा के भी देखें तो हमारी गर्दन ऊपर हो जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उस वक्त मुझे लगता था दुनिया ऐसी ही है, इर्द गिर्द इतने अच्छे लोग थे कि मैं समझती थी सारी दुनिया ऐसी ही है। तो हमें तो बहुत बाद में पता लगा कि इट टेक्स ऑल काइंड्स टू मेक दिस वर्ल्ड, पर हमने अपने इर्द गिर्द ये अच्छाई देखी। तो पहली बात ये कि अच्छे लोगों के बच्चों की पहली जो उनमें कजी रह जाती है, कमी रह जाती है, क्या वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते? मतलब उनको हैंडल नहीं करना आता। अच्छा। नेगेटिविटी और इवलनेस हैंडल करनी नहीं आती। बचपन में इनमें से आप क़याम पाकिस्तान के बाद लुधियाने से यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं और आपकी पैदाइश 21 जून को हुई है। मुझे यूँ लगता है मेरे सामने आईना रखा है, इसलिए कि मेज़बान और मेहमान दोनों की यौम पैदाइश 21 जून है। दोनों के वालिद सहाफ़ी थे, दोनों के वालिद ने इसकी कीमत अदा की और औलादों ने फैसला किया कि अब्बा का काम नहीं करना। ठीक। संत नगर पहला घर, पहला बचपन आप वहाँ पैदा हुई। उसके बाद आप वहाँ से मूव करते हैं। कुछ संत नगर याद है? हाँ बिल्कुल अच्छा, याद है। कितने बरस तक वहाँ रही? 3 साल मेरा ख्याल है। हाउ ओल्ड वर यू? पैदाइश से 3 साल। अच्छा, तो फिर कहाँ याद होगा 3 बरस? नहीं मुझे याद है क्योंकि संत नगर के एक पर्दा था, 2 कमरों के बीच में एक पर्दा था। मैं इधर से भाग रही थी। अब ये 3 साल से पहले की ही बात होगी, लेकिन भागना दौड़ना चलना शुरू हो चुका था। और अम्मी मेरी किचन से गरम उबलते हुए दूध की देगची लेकर आ रही थी और बीच में पर्दा था, तो वो टकराव हुआ और वो उबलता। अच्छा, मुझे वो पेन याद नहीं है, मुझे वो सब याद नहीं है, पर मुझे वो पर्दा याद है। मुझे अम्मी की एक शबी है विद द देगची, और उसके बाद जो फिर बरनौल लगा हुआ जिस्म याद है, वो अपना एक्चुअली मुझे याद है। अच्छा। मुझे वो गली याद है, ऊपर के 2 कमरे तो बहुत क्लियरली याद है, छत याद है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हमीद अख्तर साहब चौबुर जी के करीब जी, नवाकोट। वहाँ आप कितने अरसे तक रहते हैं? मेरा वहाँ मैं क्लास 6 में थी जब हमने अब ये वो है जहाँ की कुछ यादें होंगी, क्योंकि मैं टाइमलाइन इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि इन सब में से सज्जाद ज़हीर, सिब्ते हसन साहब, फैज़ साहब, इनमें से किस की इब्तिदाई याद खुद आपकी मेमोरी में है कि हाँ वो आए और ऐसे थे और ये थे? आप यकीन करें कि ये लोग आते थे, हमें थोड़ा पता होता था। बच्चे जो हैं वो तो इधर दौड़ भाग के, मतलब कि जैसे पापा ने 2 फिल्में भी बनाई हैं, तो अब अपनी जहालत, मतलब जहालत तो नहीं कहूँगी, लेकिन जाहिर है कि एक जैसे कि आगा तालिश साहब हमारे यहाँ आए, वो मुझे बहुत क्लियरली याद है। मोहम्मद अली साहब आए, वो हमें मुझे बहुत अच्छी तरह, फिल्मी दुनिया याद। पर फैज़ साहब मुझे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि फैज़ साहब तो ऐसे थे मेरे लिए कि जैसे मतलब मेरे ताया हैं, वो इसी तरह फैमिली की तरह, उनकी बात इतनी होती थी। पर मेरा नहीं ख्याल कि सज्जाद ज़हीर साहब से मैं कभी भी मिली होंगी। इब्ने इंशा कि वो तो शायद चले भी गए। इब्ने इंशा से मुलाकात हुई थी, लेकिन शायद कराची में। इब्राहिम जलीस से मुलाकात हुई थी, एक कमांडर अनवर थे, उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कितने बड़े हैं, ये हमें उस वक्त नहीं पता था। लेकिन कोई बात ऐसी याद तो रह गई होगी, चाय में बिस्कुट डुबो के खा रहे थे या कॉलर। हम बच्चों को जाने और बैठने थोड़ी इजाज़त थोड़ी होती, तो इतनी अदबी और वो गुफ्तगू, हम तो बाहर शोर ही मचाए, तो डांट ही पड़ी थी कि खामोश रहो, इतना शोर नहीं मचाओ। तो वो नहीं, इस तरह से मुझे। तो ये कब पता चला कि ये लोग बहुत बड़े? अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, पर मेरा ख्याल है कि काफ़ी लेट में। हाँ, कॉलेज तक तो पता चल गया था। कॉलेज तक, तब तक फैज़ साहब तो शायद 84 में वो जा चुके थे। नहीं, वो वैसे भी बाहर चले गए थे, बाहर चले गए थे। सज्जाद ज़हीर वापस जा चुके थे, इब्ने इंशा की डेथ हो चुकी थी। सो ज़्यादातर लोग वर नॉट अराउंड। जो मुझे याद है वो अंकल आइए रहमान है, क्योंकि वो तो अभी उनके जाने का तो सदमा अभी भी मेरे दिल में, क्योंकि अभी वो रिसेंटली ही पास्ड अवे। मैं बहुत, क्योंकि वो मुझे एक पापा का एक शबी ऐसे लगती है। रहमान साहब बड़े दरवेश सिफ्त आदमी थे।
और मुझे याद है कि ये जिसका नाम अपना रीगल चौक है, इससे आगे एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। वेरी सिंपल। हमीद अख्तर साहब का लाइफस्टाइल कैसा था, जो खुद अपने उस मजमून में लिखते हैं कि जितनी सहूबतें थी अपने तन पे बर्दाश्त की, लेकिन हर मुमकिन कोशिश ये की कि अपनी 4 लड़कियों और एक बेटे और बीवी को बेहतर से बेहतर खिला सकूं, उम्दा से उम्दा पहना सकूं और वो तमाम आसाइशें दे सकूं कि जो उनका हक है। सो जो शख्स 3 दफ़ा जेल जा रहा हो, नौकरी से निकाला जा रहा हो, रखा जा रहा हो, और कभी गुजर बसर के लिए फिल्म बनाने के लिए निकले, कभी कोई और काम करे, कैसे दोनों ये जो थे ends, वो जिसे कहते हैं टू एंड्स मीट, वो कैसे किया? पता नहीं, बड़ी बेटी थी आप? पता नहीं, क्योंकि हम तो फॉर ग्रांटेड ले लेते थे ना, हमें क्या पता घर कैसे चल रहा है, कि उन्होंने चलाया। और जो सबसे बड़ा उनका हमारे ऊपर तोहफा इनाम, हमारे लिए जो सबसे बड़ी उन्होंने जो मेहरबानी है, वो ये है कि उन्होंने कभी भी माथे पे बल डाल के बात नहीं की। हमें घर में वो चिड़चिड़े नहीं याद, मुझे नहीं पता उनकी जेब में पैसे थे या नहीं थे, उन्होंने चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, ये शोर नहीं मचाया, अपने हालात सीधे सीधे बता देते थे, लेकिन ऐसे जैसे कि एक नॉर्मल बात है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उस ज़माने में मुझे लगता था कि ऐसे ही हैं सब। उनकी एक तस्वीर काल कोठड़ी बहुत मशहूर हुई, वो कि जो खुद उन पे जो 1952 का जो रावलपिंडी साजिश केस है उसमें गिरफ्तारी होती है, फैज साहब भी गिरफ्तार। कुछ अर्से पहले कुछ लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि रावलपिंडी साजिश केस में एज सच डायरेक्टली नहीं थे वो, लेकिन वो जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से उसमें वो लिखते हैं कि सुबह 4 बजे के करीब दरवाजे पे दस्तक हुई और उनकी बहन, आपकी फूफी, जो बीमार हैं, और वो उन्हें ताने दे रही हैं कि तुम रात भर बाहर रहते हो, मैं मर जाऊं तुम पे क्या गुजरेगी। मुझे लगा मेरी बहन बोल रही है। तो वो फूफी आपकी इस तरह से उनसे शिकायत कर रही हैं, और वो ये दिखाने को बहन को कि परेशान ना हो, तांगे में कहके लगा रहे हैं पुलिस वालों के साथ और बैठ के चले गए हैं। इतना जिगरा चाहिए एक आदमी को, एक खौफ होता है, अब यू डोंट नो क्या होगा दीवार के पीछे। कैसे इतना एक आदमी कैसे इतना ज़्यादा पीस एट हार्ट हो सकता है? पता नहीं, यही तो मैं कहती हूँ, वाकई आप सही कह रहे हैं, कैसे हो सकता है, हम शायद नहीं कर सकते। मैं काल कोठरी जो है ना, वो मेरे लिए, मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ काल कोठरी पढ़ के या इवन उसको याद करके। पापा की डेथ के बाद तो अभी तक मैं उनकी कोई किताब ऐसा बहुत पढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी भी जज्बाती हो जाती हूँ और मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन काल कोठरी की एक बात है, खैर ये अपार्ट फ्रॉम पर्सनल, काल कोठरी की एक बात है जो मैं एक एज अ थर्ड पर्सन किताब पढ़ के उसके बारे में एक सोचती हूँ जजमेंट, कि एक शख्स है जिसको बिला वजह, बिला कसूर, बिला जुर्म, एक इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल एक उसके थॉट प्रोसेस है, और उस वक्त की नई हुकूमत को ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने पॉलिटिकल कैदियों के साथ करना क्या है, तो वो उसको उस बंदे को उठा के बंद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और मोस्टली तो रिएक्शन ये होता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये वो, और वो हंसी खुशी जाते हैं जेल, और उसके बाद उनको नहीं पता कि इनको क्या क्लास देनी है पॉलिटिकल्स के, तो उनको कैद तन्हाई में डाल देते हैं बिला वजह, मतलब उसकी कोई ना कोई रूल है ना कोई लॉ है, और वो 1 साल कैद तन्हाई में रहते हैं। और उस कैद तन्हाई की जो डिटेल है ना, वैसे वो सबको पढ़नी चाहिए जी, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें, चलो वो मेरे फादर हैं, मैं दूसरा एसोसिएट करती हूँ, वो भी करती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ उस मुश्किल वक्त में उन्हें ख्याल किसका था, उन कैदियों का जो फांसी घाट में बंद थे। इसी तरह हम वजाहत कर दें कि वो काल कोठड़ी वो असल में इस्लाहात लिख रहे हैं हमीद अख्तर साहब के, लोगों के साथ ऐसा ना कीजिए, इनको यूं रखा जाना चाहिए, ये बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पे। जब वो लिख रहे थे तो वो इस्लाह नहीं कर रहे थे, वो फील कर रहे थे, क्योंकि वो निकले हैं जब बाहर, उनके पास जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था। ये क्योंकि उनसे मैंने फर्स्ट हैंड सुना हुआ, और खैर उन्होंने बहुत कॉलम्स में मेंशन भी किया हुआ है, तो उन्होंने ये एज उस वक्त उनको अमीरोज़ पे कहा गया कॉलम लिखने का वीकली, तो उन्होंने सोचा कि ये वाली याददाश्त लिखते हैं, क्योंकि ही वाज वेरी प्रोफिशिएंट इन हिज लैंग्वेज एंड रिटन वर्ड्स, और इवन
स्पोकन में भी बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत अच्छा लिखते थे, सादा ज़बान में। बिल्कुल। कोई फ्लावरी चीज़ नहीं, कोई अपनी उर्दू की उन्होंने वोकैबलरी नहीं दिखानी, सादा लफ्ज़, तो इसलिए लोगों के दिल को छू भी जाती थी। उन्होंने वो वीकली कॉलम लिखना शुरू किया था, जिससे बाद में किताब की उनकी यादाश्त उनकी when he passed away he was 87, उस वक्त भी उनकी यादाश्त 100% थी। अच्छा। 100%। 2 दफ़ा एक दफ़ा कैंसर सर्वाइवर और फिर सेकंड कैंसर से उनकी डेथ हुई, लेकिन तो उन्होंने लिखी, फिर वो किताब मुरतब की। तो जब वो लिख रहे थे या जब वो गुजर रहे थे तो वो उनकी तकलीफ़ को महसूस कर रहे थे। वो किसी को गाइड नहीं कर रहे थे कि इसको ठीक करो, इसको यूँ होना चाहिए। वो महसूस कर रहे थे कि ये बहुत जुल्म है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कैदियों के लिए वैसे बहुत, प्रिजनर राइट्स के लिए बहुत लिखा भी है, बहुत एंड तक। लेकिन खुशाइन पहलू ये है कि उसी हुकूमत में एक साहब को, जो उस हुकूमत के मशीर थे, उन्हें वो किताब दी गई और सादा उनसे कहा गया जी कि ये पढ़ें क्योंकि इस किताब पे बैन लगाना है, इसको जब्त कर लेना है। उन साहब ने हमीद अख्तर साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि मैंने इसके ऊपर ये नोट लिखा है कि इस किताब को देख के हमें जेल मैनुअल में इस्लाहात करनी चाहिए और हमें अपनी हुकूमत के तमाम अफसरान को एकेडमी में इसको कोर्स में शामिल करके पढ़ाना चाहिए, जो हुआ। थोड़ी देर कोर्स में शामिल भी रही और फिर उसके बाद उसके 2 एडिशंस इसलिए शायद हुए कि वो किताब धड़ाधड़ बिक जाती है। क्या बात है। ऐसा मजे की बात है। आप ये बतलाइए कि आपके अब्बा के साथ आपकी कैसी बेटियां सारी ही, वो क्या कहते हैं कि बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं और कोई दूसरा पढ़ ले तो बुरा मानती है। मेरा ख्याल है कि मैं अल्फाज से ज़्यादा अपनी मौसीकी पे यहाँ इस नशिस्त में गौर करूँ तो बेहतर है, बिकॉज आई एम रियली ऑनर्ड कि माशाल्लाह सबा जी भी यहाँ आई हुई हैं और शमून भाई के प्रोग्राम में जब भी आते हैं हम इतना अच्छा महसूस करते हैं और स्पेशली कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर गीत और गज़ल निकाले जाएँ। आपने आज बड़ा मुख्तलिफ सवाल किया, वरना नॉर्मली बिकॉज़ मेरी एफिलिएशन मामा के साथ ज़्यादा शो होती है तो ज़्यादातर वही सवाल किया जाता है, पर मेरे वालिद के साथ भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरी थी और ऑल्दो बहुत कम अरसा मिला मुझे उनके साथ रहते हुए, क्योंकि मेरे बचपन में उनकी डेथ हो गई थी अचानक। लेकिन अभी भी मेरे फ़ोन, मेरे गैजेट्स, सबके डेस्कटॉप पे मेरे पापा की तस्वीर और मेरे साथ ही होती है, तो मेरा ख्याल है इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी। सबसे पहले हमें क्या सुना रही है? सबसे पहले आई गेस आप 20 इयर्स बाद आए हैं, सो आई जस्ट वांट इट कि आपके लिए एक ट्रीट हो। ये सारे जो आज हमने सेलेक्ट किए हैं, पीटीवी के जो बेस्ट सॉन्ग्स हैं वो आज हमने सेलेक्ट किए हैं और मुझे बड़ी हैरानी हुई बीइंग ए यंगस्टर ये देख के कि ये वो गीत हैं जिनको थ्रू आउट द प्लानट इतने लोगों ने बार बार कवर किया है और बहुत ज़्यादा नाम और भी ज़्यादा कमाया है। तो जो ओरिजिनल जिन्होंने गाया है, मेरा ख्याल है कि हम उनको क्यों ना आज ट्रिब्यूट दें। तो सबसे पहले मलका पुखराज जी, उनके गाया हुआ।
बात गई कि नशिस्त में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू सबा हमीद से। और सबा हमीद के साथ पता नहीं प्रोग्राम में किस वक्त सबा हमीद बतौर अदाकारा के मौजू पे बात आए। अभी तो सबा हमीद बतौर दुख्तर हमीद अख्तर बात हो रही है। हमीद साहब ने क़याम पाकिस्तान से पहले फिल्मों में भी काम किया, हीरो हो गए और फिल्मों की ऑफर भी आ रही थी, लेकिन छोड़ छाड़ के अदब भी खींच रहा है। और ये सूरत है कि उनकी जो इंसानी हुकूक की तहरीक है वो भी चल रही है। आपको कभी ख्याल आया, आपने भी जिक्र भी किया काल कोठड़ी का, कि इसको ड्रामाई तश्कील दे दी जाए, इस पे कोई काम कर लिया जाए? आप बतौर प्रोड्यूसर हमीद साहब की जो ये मज़ाहमती अदब है, कुछ इसकी शक्ल सामने आए, कभी कोई ख्याल आया? ड्रामाई तश्कील देने का ख्याल तो नहीं आया, क्योंकि वो मुझे ऐसे लगता है कि उसके साथ तो इंसाफ करना बहुत, फिर उसके लिए एक बड़ा फुल टाइम एक आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी, कौन अदाकार होगा कौन। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये बातें हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमीद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू हमारे पास है जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को दिया था। वो उसमें अपने इस अदब के बारे में, जो उनकी तहरीर है, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके वालिद से हम कलाम हो जाए। दिखाइए जी। हर सतह पर मुज़ाहमत हुई, सिर्फ अदब की सतह पर ही नहीं हुई, लेकिन और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुज़ाहमती अदब सिर्फ उर्दू ज़ुबान में नहीं लिखा गया, बल्कि उर्दू से कहीं ज़्यादा, जिनको हम इलाक़ाई ज़बानें या दूसरी कौमी ज़बानें कहते हैं, उनमें लिखा गया। मसलन पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में भी मुज़ाहमती अदब, शेर, अफसाने, मज़ामीन बहुत ज़्यादा उस ज़माने में लिखे गए। जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम में फ्रांस और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में 4 साल तक मुज़ाहमती अदब लिखा जाता रहा, जब जूलियस फ्यूचिक ने अंडर द गैलस फांसी के साए तले किताब लिखी, और फ्रांसीसी अदीबों ने तो रेजिस्टेंस में अपने रिकॉर्ड कायम किए, उसी तरह हमारे यहाँ लिखने वालों ने बेशुमार खिदमात अंजाम दी। जी सबा, आपके वालिद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक उनका पहलू है। एक और पहलू है हमीद अख्तर साहब का, मैं आपकी मुलाकात उनसे भी करवाना चाहता हूँ। वो ये लिखते हैं कि जवानी में बचपन और बुढ़ापे में जवानी को याद करते रहे, इसलिए कि मुकर्ररा औकात में कोई काम नहीं किया। उधेड़ उम्र को पहुँचे तो नाकाम माशकों के ज़िम्न में अपनी हमाकतों पर कफ़े अफसोस मलते रहे और उन हसीनाओं को याद करते रहे जिन्हें मायूस किया था। यह अजीब बात है कि उफ़ान शबाब में उन पर इश्क का भूत उस वक्त तक सवार रहता जब तक फ़रीक़ सानी मुतवज्जो ना होता। आहें भरते रहते, रोते बिलकते, खाने पीने का होश ना रहता, लेकिन जूँ ही उस तरफ से बारियाबी की नवीद मिलती, ये दर्द मिटता चला जाता। वजीह आदमी थे, इसलिए बाज़ जांबाज ख़वातीन ने ख़ुद भी पेशकदमी की, मगर उर्दू फ़ारसी के क्लासिकी शोरा के मुताले की वजह से ऐसी हसीनाओं के अखलाक और किरदार के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते थे, इसलिए कि हमारी क्लासिकी शायरी में मेहरबान माशूक का कोई तसव्वुर नहीं। क्या विट थी ना उनकी। क्या कभी ऐसा हुआ कि मालूम पड़ गया कि ये जो खातून हैं इन पे अब्बा की नजर करम रही है? नहीं हुआ, कभी भी नहीं। क्यों? वालिदा आपकी बहुत सख्त थी। हमें पता ही नहीं चला। नहीं, पापा की अपनी तबीयत में मुझे ये वाला एस्पेक्ट कभी नजर ही नहीं आया। अच्छा, हमीद साहब नेचुरली फिल्मों में बतौर एन एक्टर आए तो इसका ज़ाहिरी मतलब ये है कि देखने दिखाने की शय थे, स्क्रीन ब्यूटी थी, तभी तो हीरो के रोल में आए। और फिर बाद में पाकिस्तान में आके उन्होंने खुद एक्टिंग नहीं की, बल्कि ज़्यादा फिल्में बनाने की तरफ चल पड़े। ये जो फिल्म नगरी आपके घर में घुसी, तो वो जो चकाचौंध स्टार की होती है, आपने बताया आगा तालिश, मोहम्मद अली साहब आ रहे हैं। अच्छा, आप उस ज़माने में मेरे ख्याल में आप गालिबन माल रोड पे शिफ्ट हो गए थे, जो जिमखाना के सामने वहाँ पे आप। हाँ। जी, तो मोहल्ले में आके मोहम्मद अली साहब की गाड़ी रुकी है, तो अब सबा हमीद साहबा खूब अकड़ के बाहर निकल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। वो तो खैर एक ऐसा एरिया नहीं था, मोहल्ला टाइप के, वो मतलब घर जो थे वो मुनासिब फासले पे एक दूसरे के। और
सभी लोग वहाँ बहुत इस मसलन हमारे बराबर वाले घर में रज़ा मीर साहब का घर था, अच्छा और उसके बराबर वाले घर में निसार हुसैन, ये GM PTV, अच्छा। उनका घर था, और तीसरा मेरा ख्याल है हमारा घर था, और उस लेन में शायद और 5 एक घर थे इस तरह से। तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत मोहल्ले में कोई अकड़ के निकलने की ज़रूरत पेश नहीं है। खुद उनके लिए मेरी आंखों में तारे ज़रूर चमकते थे। अच्छा, शुक्र है। हाँ, हाँ, क्योंकि जाहिर मैं अभी तक इतनी कूल खातून है नहीं 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 कि नहीं, घर वो तो मैं में आपको बता रही हूँ ना कि हम, शुक्र है किसी को देख के आंखें, किस एक्टर को देख के? जैसे नदीम साहब आए, नदीम बेग साहब आए एक दफ़ा, तो आप स्कूल में तो आ गई थी, कॉलेज जी में आ जी गई जी थी? मेरा ख्याल है कॉलेज का स्टार्ट ही था तब, उफ़, ओ। क्योंकि वो हमारे पापा की फिल्म के हीरो थे ना। अच्छा, हाँ, नदीम और शमीम आरा, हाँ पराई आ गई। तो वो मैं बेग साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भी और थी भी, क्योंकि मुझे थोड़ा नेचुरल वे ऑफ एक्टिंग शुरू से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जाहिर है जब वो आए तो गिरते पड़ रहे थे हम लोग, और जाहिर है कि हमें इजाज़त होती थी ऑटोग्राफ लेने की उस अच्छा, वक्त, तो बस फिर इतनी। ऑटोग्राफ लिया। हाँ, ऑटोग्राफ लिए, पापा मुलाकात कराते थे, वो लोग हमें ऐसे ऐसे देख के, हाँ बेटा क्या हाल है, और हम बाहर। हम देख रहे हैं कि ये वो दौर है कि जिसमें बहुत सलीकामंद होना चाहिए बच्ची को, क्योंकि उसका रिश्ता हो जाना चाहिए। और उसमें दौर में हमीद अख्तर की बड़ी लड़की पायलट बनना चाहती है। तो कोई तैयारा वैयारा गिरा दिया, क्रैश हुआ? अल्लाह ना करे, वो तो उस ज़माने में ऑप्शन ही नहीं था ना। अच्छा। विमेन का, गर्ल्स कुडंट फ्लाई, नो इवन कुडंट लर्न। तो फिर आपने फन की बुलंदियों पे उड़ने का फैसला किया? वो भी थोड़ा सा एक्सीडेंटली है, क्योंकि मैं तो, ये हादसा कब हुआ? ये हादसा हुआ 79 में, प्रॉब्ली 78 में, कि आसिफ रज़ा मीर हमारे बराबर में हमसाए, वो टेलीविज़न में काम करते थे। अच्छा, आसिफ खुद बहुत वजी, वो तो उस वक्त मतलब इस्टेब्लिश भी हो चुके थे। तो हुमा को, मेरी छोटी बहन है, मैं उस वक्त मॉस्को गई हुई थी पढ़ने के लिए। अच्छा, आप मॉस्को पढ़ने गई? जी। क्या पढ़ने गई? लैंग्वेज। अच्छा, तो अब भूल गई हूँ। अच्छा। ये ना पूछिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो उसको लेकर PTV आए थे। देन शी वाज आल्सो नेचुरल, शी वाज एक्चुअली नेचुरल। वो मुझसे बहुत बेहतर एक्टर है, और मुझसे सीनियर भी है, हालांकि वैसे छोटी है मुझसे। तो खैर वो कर रही थी, उसने एक आध प्ले किया यहाँ PTV में, और उसके साथ मैं जब वापस आई तो मैं उसके साथ टेलीविज़न सेंटर को अंदर से देखने के लिए आई थी। अच्छा, कि सिर्फ मैं देखूं कि ये कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे, ड्रामा, थोड़ा क्यूरियोसिटी तो आपको पता होती है। तो उसको जिस प्ले के लिए बुलाया था वो शहजाद खलील डायरेक्ट कर रहे थे, सिंगल प्ले था, बंद गली शायद कोई सीरीज़ थी जिसमें एक प्ले था वो, और मुझे उसका नाम अगर सही से याद है तो दरवाजे या बंद दरवाज़ा या समथिंग लाइक दैट। वो उन्होंने कहा कि शहजाद साहब को ना ज़रा सी वो एज में कम लगी, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ देंगी ये एक सफ़ा, एक पेज जो ऑडिशन लेते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी अच्छी थी। मैंने पढ़ दिया। घर गई तो उन्होंने कॉल की कि अगर आप वो हुमा बुरा ना मनाएं तो हम आप कर दें। तो मैंने हुमा से पूछा, उसने कहा कर दो, मुझे क्या है। दैट्स हाउ आई एक्सीडेंटली एंटर्ड दिस फील्ड। ये अशफाक साहब एक सीरीज़ उस ज़माने में लिख रहे थे और ड्रामे के नाम से, और उसमें पहला प्ले दहलीज, जिसमें एज ए जिसे हीरोइन कह दें सबा हमीद आई। आपका पहला दहलीज ड्रामा? वो पहला नहीं था, दूसरा। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने पहला वो किया था जिसमें मैं वो थी नजमा महबूब थी, फारूक ज़मीर थे, उस्मा गिलानी थी, और मैं थी। 3-4 कैरेक्टर्स पे था वो प्ले। पहला मेरा वो प्ले था जो सिंगल प्ले था, फिर सेकंड शायद ये था जो आप कह रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी अर्सा नहीं किया कुछ, तो फिर तीसरा किनारा में मुझे शहजाद भाई ने बुलाया था। अच्छा, तीसरा किनारा एक, क्या उसकी तो जो टाइटल सॉन्ग था वही ऐसा कमाल है, हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है, और उसमें खुद साहिरा मौजूद थी। साहिरा अगर ना बनती PTV की प्रोड्यूसर तो क्या कमाल की एक्ट्रेस थी। वो कमाल की डायरेक्टर भी थी।
बहुत सख्त डायरेक्टर हैं। मुझे शरफ हासिल है इब्तिदा में उनसे जूते खाने का। और वो कहती है अब क्या तुम चुप करो। अब कैसा किस किस्म की वो एक्ट्रेस कैसी थी? और नेचुरली एक अब नई लड़की आ गई है जो टेलीविज़न पे बहुत नमकीन दिखाई देती है और क्लोज़अप शॉट में उसकी तो आंखों की पुतलियां भी एक्टिंग करती हैं। तो कुछ थोड़ा सा वो खातून ने बिल्कुल भी नहीं। अव्वल तो ये मैं आपको बताऊं, मुझे तो खैर अगर कुछ उनके दिल में हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कुछ ऐसा वो नहीं। लेकिन मैं अगर उस वक्त उस दौर में अगर किसी की फ़ैन थी ना तो वो राहत काज़मी, सायरा काज़मी और उस्मान पीरज़ादा थे, 3 लोग। उनकी मैं एक्चुअली फ़ैन थी एज अ व्यूअर। और जब मुझे पता चला कि ये 3 लोग हैं मेरे साथ इन दिस सीरियल, मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी ऊंची छलांग लगाई थी। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, इतनी मैं उन लोगों की फ़ैन थी। सो व्हेन आई वाज वर्किंग, ज़ाहिर है उनका ट्रैक ही डिफरेंट था। मेरा काम ज़्यादातर उस्मान पीरज़ादा और बदर खलील के साथ था, तो उनके साथ बहुत कम इंटरेक्शन रहा। बट वो जितना रहा वो इट वाज, मैं तो आई वाज जस्ट गा और जब मैं उनको देखती थी तो, और मुझे तो अभी मैं ये जब इसमें आई हूँ स्टूडियो में तो मुझे एकदम जैसे ना डेजा वू के ये ही वो सारी जगह थी। यहाँ पे मैंने इसी प्रॉब्ली जहाँ मैं इस वक्त बैठी हूँ, पहला मैंने सायरा को जब देखा तो वो यहाँ खड़ी थी, एक लंबा सा स्कार्फ पहन के, और उनका बड़ा स्पेसिफिक से अपनी ड्रेसिंग होती थी, चांदी की चूड़ियाँ, छोटा सा कुर्ता, सीधे बाल, और बाल थे यहाँ तक। वो स्कार्फ मैंने ज़िंदगी में बहुत ढूंढा उनकी नकल में, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला वो वाला जो वो पहनती थी तब। और फिर उसके बाद साहिल में खुद साहिरा ने बतौर डायरेक्टर सबा का इंतखाब कर लिया, ये कैसे हुआ? आई डोंट नो, क्योंकि तीसरा किनारा के बाद मैंने फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, काफ़ी टाइम गुजर भी गया था। एंड देन शी कॉल्ड मी और उन्होंने कहा अब मैं कतई कलामी हूँ, मुझे ये दूसरी दफ़ा बात आ रही है तो वो मेरे अंदर से निकल नहीं रही है कि ये जो ऑन एंड ऑफ पीरियड है, इस दौरान में आप क्या करती थी? कुछ भी नहीं। पहले तो पढ़ाई चल रही थी, फिर उसके बाद फिर शादी हुई, फिर बेबी हुआ, फिर अच्छा फैमिली। हाँ वो फैमिली। अच्छा, मतलब बेसिकली दोनों बहनें जो थीं वो जब ड्रामा कर रही थी तो उस वक्त किस्सा भी मशहूर हो गया था कि लोगों का ख्याल था कि चाय की कंपनी ने जो इश्तिहार बनाया इसमें हुमा हैं, और हुमा का कहना ये था कि नहीं मैंने वो नहीं किया है। हाँ, आपको याद नहीं है, हमारे पास तो दस्तावेजी सबूत है, इसलिए कि आप दोनों बहनों ने जनाब अनवर मकसूद को एक इंटरव्यू दिया था, उसका क्लिप मुलाहिजा कीजिए। 78 में आपका पहला प्ले था, सीरीज थी एक दहलीज जी, ऑड प्लेस की। कैसा लगा प्ले में काम करके? पहले प्ले में पहला प्ले बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बड़ा मजा आया। पहले अपने आप को स्क्रीन पे देख के लुत्फ आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्क्रीन पे देख के लुत्फ नहीं आया अपने आप को बिल्कुल, लेकिन ये कि काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि मेरे साथ खुशकिस्मती से जो अदाकार थे वो बहुत सीनियर और बहुत मैं उनकी बहुत यानी कि रिस्पेक्ट भी करती थी और बहुत एडमायर करती थी। एक उज़मा गिलानी थी, फारूक ज़मीर थे और नजमा महबूब मैं हूँ। अच्छा, सभी बहुत बहुत सीनियर थे जी, और सिर्फ हम 4 लोग थे, यानी कि और कोई कास्ट नहीं थी। तो वो लोग इतनी अच्छी तरह से उन्होंने मतलब साथ दिया कि मुझे बहुत लुत्फ आया। हुमा, आप तो सीनियर हैं अदाकारी में, मतलब उम्र में छोटी हैं आप तरह से बहुत। आप तो इश्तिहार में भी आई चाय के एक। नहीं, मैं नहीं आई, बल्कि अच्छा है कि इस तरह मुझे मौका मिल गया। वो मैं नहीं हूँ ये क्लियर करने को, बल्कि बहन है आपकी? बहन भी नहीं है, हमारी कोई जानने वाली नहीं है। दोस्त है? नहीं, कुछ नहीं है। दोस्त बन सकती हैं वैसे, लेकिन अभी है नहीं। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि अगर वो ये प्रोग्राम देख रही है तो मुझसे जरूर मिले आके। आपको पता है कि आधा मुल्क वही चाय पीने लगा है सिर्फ आपकी वजह से कि आप आती हैं। बल्कि मैंने तो चाय पीनी छोड़ दी वैसे। सबा, आप ये आवाज जो है आपकी, इसको आप मेहनत करती हैं, बनाती हैं, या आपकी नेचुरल आवाज ही ऐसी बेस में है ही ऐसी जी, क्या करें। तो हाई पिच पे नहीं बोल सकते? बहुत बहुत ख्वाहिश है कि मैं कभी हाई पिच पे भी बोल सकूं। चलिए, आप इतने ड्रामा में काम करती हैं, ये बताएं कि ड्रामा लिखने वाले जो लोग हैं कोई पसंद है आपको एज ए राइटर? जी, सभी। क्या मतलब जो टेलीविजन पे लिखते हैं सब पसंद है आपको? सब पसंद है, जाहिर है वो टीवी पे लिखते हैं तो अच्छे ही होंगे तो लिखते हैं। देखें, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब था। हमीद अख्तर की लड़की हैं, आज तो बता दें उस दौर में सख्त नापसंद कौन था। लेकिन अब मैं सच्ची में कह रही हूँ कि वाकई उस वक्त के लिखने वाले क्या कमाल लिखने लिखते वाले थे। मुझे लगता है कि शायद मेरा जवाब सही भी था,
क्योंकि मुझे पता है मैं किसको बुरा कहूँ, असगर नदीम सैयद को, क्या अमजद इस्लाम, क्या वो लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर चुके, और क्या हमने उनकी ज़िंदगी, उन ड्रामों में उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े के बारे में अब तो लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई डेप्थ भी होती है किसी बात को कहने में। तो वो किस तरह से अपनी बात कर जाते थे, सेपरेशन का ज़माना था, उनको बात करनी आती थी। मुझे पता है उनमें से किसको कहूँगे वो नहीं अच्छा लिखते थे, सभी लोग बहुत अच्छा लिखते थे, और बहुत अपनी बात कहने का अंदाज़, यानी कह भी गए और कुछ भी ना कहा। नहीं, अब चले मैं सवाल को दूसरे, किसका स्क्रिप्ट मुश्किल लगता था कि ये इसको निभाना इतने बड़े मुकालमे, मैं कैसे इसे इम्बाइब करूं? आप यकीन करें कि ऐसा नहीं लगता था, मतलब बुरा लग रहा है ये कहना क्योंकि लगना चाहिए शायद, लेकिन नहीं लगता था समहाउ। देखिए आपको एक तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना, वो ज़बान पे थोड़ा बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत उर्दू की समझ। अब मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, मैं परेशान होती हूँ कि क्या बनेगा। तो वो थी बात। ये आपका इशारा मीशा की तरफ नहीं? नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छी उर्दू पढ़ते, लिखते, सोचते, शायरी करते हैं, पंजाबी में भी, सिर्फ उर्दू ही नहीं, क्योंकि पापा ने पंजाबी भी हमें शुरू से सिखाई, पढ़ाई, बोली, सब कुछ किया। तो मैं वैसे काम करती हूँ जब बच्चों के साथ, तो उनको स्क्रिप्ट पढ़ने में बड़ा मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आती है। सो मुझे नहीं मुश्किल पड़ी। दूसरे, शायद मेरी याददाश्त अच्छी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, कि डायलॉग पढ़ के उनको समझ के, या शायद समझने की वजह से याद जल्दी होते थे, मुझे हो जाते थे याद, और मुझे पता होता था कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसलिए मुझे कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं याद कि मैंने सोचा हो या अल्लाह ये क्या होगा और इसमें मैं कैसे करूँगी, कि ऐसा नहीं लगा मुझे कभी भी। बड़ी मुश्किल आ रही है मुझे कि मैं तोड़ूँ अंदर से कोई किस्सा निकलवाऊँ, लेकिन ये याद करने की कोशिश कीजिए कि किसी डायरेक्टर से कुछ डांट पड़ी हो कि ये क्या, ये कैसे पड़ती थी। शुक्र अरे है। इसी, ये देखे ना, ये स्टूडियो और वो ऊपर जो कमरा जहाँ से टॉक बैक पे डांटे खाई हुई हैं सबके सामने, वो तो क्यों नहीं। अभी मैं ये सुनूंगा यावर साहब या कैसे कैसे लोग हैं, उन्होंने नहीं डांटा। उर्दू तो तुम्हारी भी लड़की बहुत अच्छी है, ऐसा खनकता हुआ शीन काफ निकलता है, मीठा मीठा सा, ऐसे जैसे मखमल से निकलता हो। अब क्या सुना रही है हमें? अब मैं एक बहुत ही फिल्मी, वाह, लेकिन ये एक पीटीवी की एक शनाख्त वाला गीत है, और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी होती है कि ये पूरी दुनिया में इतनी दफ़ा ये गीत कॉपी हुआ है, लेकिन आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारी अपनी गायिका तसव्वुर खानम जी का गाया हुआ गीत है। वाह। खुशी
ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त गुफ्तगू सबा हमीद से। सबा हमीद से हम किस्सा सुनते हैं, कभी पाकिस्तान टेलीविज़न का, कभी हमीद अख्तर का, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न और अदीब और शायर अलग हैं ही नहीं, सो लिहाजा सबा भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, हम आ रहे थे आपके सफ़र में उस मकाम तक कि जब आप इन स्टूडियोज़ में आ रही थी। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरा सेट जो है, अब तो आप नेचुरल सेटिंग्स पे जाते हैं, लोकेशंस पे, और घरों में शूट हो रहा है, तब ये इन स्टूडियोज़ में पूरा घर आबाद हो जाता था और वो बिल्कुल घर लगता था। क्या कमाल था, बिल्कुल पूरा घर लगता था। और अब कैसे, मतलब कभी ये हुआ कि अच्छा अभी तो लाइट आपको एसी बंद करने पड़ेंगे और गर्मी में, अब आप सख्त गर्मी में हब्स है और यहाँ बंद हैं, और ऐसे में सबा की आवाज़ 2 दफ़ा लड़खड़ा गई और बाकी सारे को स्टार्स जो हैं वो गुस्से से देख रहे हैं कि ये सही डायलॉग बोले, घर जाएं हम। ये इतना ठंडा होता था पीटीवी उस दौर में, इतना हम जून जुलाई में भी जब काम करते थे तो घर से शॉल और सॉक्स लेकर आते थे। अच्छा। और अगर भूल आते थे तो यहाँ वार्डरोब हुआ करता था, खुदा मालूम अब है कि नहीं, वहाँ से जाके जो भी चादर हमें मिलती थी वो करके और ठुठरते हुए काम करते थे। गर्मियों की बात कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा सारा सब कुछ यहाँ, मतलब बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं पता चलती थी उस वक्त, बहुत ठंडा होता था। और लड़खड़ाने की या भूल जाने की या रीटेक करवाने की गुंजाइश नहीं देते थे। बहुत डांट पड़ती थी। ज़्यादा डांट किससे पड़ी? मुझे वैसे बहुत कम पड़ी, लेकिन एक डांट ज़्यादा है जो नुसरत ठाकुर ने डांटा था। वो हम हंस पड़े थे एक टेक के दौरान, मैं और हुमा, हम दोनों ही थे उस प्ले में, और आबिद अली मरहूम वो थे। तो वो कैमरा जो ट्रॉली पे था वो जाके जब बेड से टकराया तो थोड़ा बॉडी शेक उनकी हुई ना, वो बेहोश पड़े हुए थे एज सच इन द सीन। वो हमें फ़नी लगा, जवानी में बहुत हंसी आती है ना बिला वजह छोटी छोटी बातों पे। फिर हम दोनों बहनें साथ थी, हमारी हंसी निकल गई। अच्छा। तो वो कैमरा उस वक्त हम पे था, अल्लाह। तो फिर ऊपर से डांट पड़ी, रीटेक की मैंने कहा ना, इजाज़त नहीं थी, कोई वो नहीं क्या कहते, मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता था। अच्छा, दोनों बहनें साथ एक्टिंग कर रही हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती थी या आसानी होती थी?
बिल्कुल ठीक, नॉर्मल। घर में भी दोनों बहनें चूंकि आपस में आई, आपका कहना ये है नहीं, कि- हमारी बहुत ज़्यादा, हम दोनों की दोस्ती तो अच्छा, कंफर्ट लेवल बहुत chemistry ज़्यादा मिलती है। थी। आपका और इरफान खुर्शीद साहब का एक क्लिप हमारे पास उस ज़माने का है, हमारा जी चाहता है कि ज़रा आपको दिखाएं कि आप थी कैसी उस ज़माने में। दिखाइए जी। हाँ जी, सलामुअलैकुम पापा जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैंने पूछ रहा था कि बाजार साहब घर पे हैं? घर पे नहीं है इस वक्त, आपको कोई काम है? तो जी बस काम भी यही था कि मैंने पूछ रहा था कि काफी देर हो गई है मार्केट में उनकी कोई किताब छप के नहीं आ रही तभी। अभी तो हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा उसको छप के बाहर आने में, छप रही है। काफी नुकसान हो जाएगा जी। मगर वजह क्या है? बस वो पब्लिशर ने अभी पिछले पैसे ही नहीं दिए तो खैर। क्या आप मदाह हैं उनकी किताबों के? भाभी जी मैं तो उनकी कोई भी किताब जो होती है वो तो छोड़ते ही नहीं हूँ जी। अच्छा आप जैसे बस लोगों की वजह से, कि उनकी हौसला अफजाई की वजह से ही तो अदीब जिंदा रहता ना है। ना ना, ये ना कहें, आपके जो शौहर है ना वो बंदे ही बड़े अच्छे हैं। उनके लिए हमारे दिल से दुआ निकल जाती है कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारी उम्र भी इनको लगा दे, इनको खजूर की उम्र दे दे, ताकि ये हफ्ते में महीने में 8-8 10-10 किताबें लिख के तो मार्केट में फेंक दे। अच्छा खैर खैर, ये बताएं कि कौन सी किताब आपको बहुत अच्छी लगी है उनकी? यूँ तो भाभी जी उनकी सारी किताबें जितनी भी हैं उनमें से हम मस्कीनों को, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ बड़ा हासिल होता है। मगर वो एक किताब है उनकी पिछले महीने जो छपी है, गमे रोजगार। हाँ जी वही ज़ोमे रोजगार, हाँ, वो एक बड़ी प्यारी किताब है जी वो। मोटी सी थी ना? हाँ जी वही वही वही। हाँ हाँ वही। अच्छा, तो उसमें क्या अच्छा लगा आपको? भाभी जी उसका कागज बड़ा प्यारा है, मुलायम, बिल्कुल बड़ा अच्छा कागज है, आला दर्जे का। कागज? हाँ जी आपको उस किताब में से कागज अच्छा लगा? जी जी, बड़ा आला। नहीं तो उसकी तहरीर के बारे में क्या ख्याल है? तारीफ जी, हाँ। ये कौन होती है? आप किताब पढ़ते नहीं आप? भाभी जी अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो मैं इस तरह रद्दी खरीदने का कारोबार तो ना करता ना। मिसेस अदीब कोई आप किसी अदीब की ज़ौजा हैं? अच्छा, मेरी पूरी खुशगुमानी है कि ये किरदार करते हुए आपका किसी सूरत में जहन आपकी वालिदा की जानिब नहीं गया होगा। ये किसको कैरेक्टर को आप इम्बाइब कर रही थी? जो लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ, मतलब फिर भी कुछ आपके जहन में आता है कैरेक्टर पढ़ते हुए कि अच्छा इसको इस तरह से, और फिर कहीं बैक ऑफ माइंड किसी गली मोहल्ले की कोई खाला, कोई कटखनी सी खातून अगर लड़ाई का है तो इंस्पिरेशन कहाँ से? कोई ना कोई तो आता होगा। एक्चुअली पता नहीं, एक्टिंग जो है ना, मुझे एक्टिंग का गुर जो लगता है ना वो ये लगता है, सही या गलत, कि एक्टिंग करनी नहीं है। यानी कैरेक्टर आपने करना है लेकिन उसमें आपने एक्टिंग नहीं करनी है। एक्टिंग तो फिर नज़र आ जाती है ना कि आप उस कैरेक्टर में नहीं हैं। सो वो कैरेक्टर मैं ही होती हूँ जिस वक्त अदा हो, क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे आती भी नहीं है एक्टिंग करनी। तो ये ज़रूर है कि सिचुएशन देख के मैं, अगर मुझे कुछ जैसे बहुत इलॉजिकल सिचुएशन लग रही है और मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वाक़या, बिकॉज लाइफ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, कोई ऐसा वाक़या है या किसी एक कैरेक्टर ने कभी कोई ऐसी बात कही हुई है तो मैं वो उस पर जस्टिफाई कर देती हूँ कि हाँ ये हुआ तो था ऐसे। लेकिन किसी कैरेक्टर्स की किसी मतलब रियल इंस्पिरेशन Mimicry लेना, नहीं। क्योंकि मुझे वो मिमिक्री लगती है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। इस कैरेक्टर में और साहिल की या तीसरा किनारा की सबा हमीद में बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क बहुत वाजे हो जाएगा जब फैमिली फ्रंट आएगा। वो कैरेक्टर के जिसको जब क्लोजअप शॉट में कैमरा लेता है तो उसकी भवें, उसकी आंखों की पुतलियाँ, उसके गाल एक्टिंग कर रहे होते हैं, और वो इतना सीरियस के तासुरात चेहरे पे इतने इंटेंस हैं। मुझे जहाँ तक आप याद हैं,
जिसकी रिस्पेक्ट बहुत आर्टिस्ट की बढ़ जाती है, वो जो उसके चेहरे का अंदाज होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक इंतहाई चुलबली कदरे हवन्नक फैमिली फ्रंट की खातून है। ये डाइवर्सिटी इतनी नहीं होती लोगों में, ये सबा हमीद में कहाँ से आई? एक एक कोना है, एक दूसरा कोना है। मैं आपको बताऊं, हर इंसान के अंदर बच्चा भी छुपा होता है, शरारत भी होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज़गी भी होती है, जहरीलापन भी होता है, नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, नेकी भी होती है, बुराई भी होती है। हर इंसान के अंदर वो किस चीज़ को सप्रेस कर रहा है, किस चीज़ को माहौल ने किस तरह से उसकी ग्रूमिंग की, वो अपनी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर संजीदा है या आपको लगता है तो फिर वो संजीदा ही है और वो कहीं हंसी मजाक नहीं करता होगा या नहीं उसकी ज़िंदगी में होगा। सो मेरे ख्याल में तो ये डाइवर्सिटी हर इंसान के अंदर होनी तो चाहिए, लेकिन जब लोग, वही बात कि जब लोग एक्टिंग करने लगते हैं ना, तो तभी वो लूज़ करते हैं ये डाइवर्सिटी। अपनी पर्सनैलिटी की ओरिजिनलिटी के साथ अगर आप किरदार अदा करें ना, तो फिर बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन जब इतना आप देखिए, मुझे तो जो चीज़ बहुत ही मुतासर कर रही है कि इस लाहौर सेंटर पे एक खातून है जिनका नाम है रूही बानो, और वो छाई हुई है फिल्म में भी, यहाँ भी। एक और ख़ातून है खालिदा रियासत, सड़कें वीरान हो जाती हैं उनकी वजह से। तारा नकवी बहुत जल्दी चली गई, लेकिन जो उनका कैरेक्टर था वो बस उन्हीं का था। नजमा महबूब को देख लें कि जो कैरेक्टर एक्टिंग की हुई थी, ऐसे में सबा आती है और सबा बिल्कुल ऐसे फिट हो जाती है जैसे अंगूठी में नगीना। तो फिर उसके बाद कॉमेडी और ज़रा जिसको आप गैर संजीदा कहते हैं, कैसे ये फैसला कर लिया कि हाँ ये भी कर लूँ? अच्छा, मुझे पहले एक बात बताइए, आप क्या आप कॉमेडी को गैर संजीदा और ज़रा सा लोअर उसमें रखते हैं कैटेगरी में? वैसे बात पूछ रही, लोग रखते हैं वैसे। मुझे तो बड़ा डांटा था बाबर अली ने कि आपने किया क्यों ये। अच्छा। क्योंकि आप बड़े बड़े, हाँ। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका नाम आता है तो कहते हैं नहीं नहीं वो तो कॉमेडी में है। तो मैं वैसे पूछ रही हूँ कि क्या आपका भी ये ख्याल है? मेरा ख्याल ये नहीं है, लेकिन जो एक नज़रिया है वो ये है कि अगर कोई शख्स इतना संजीदा रोल कर रहा है कि वो ख़वातीन की मोहम्मद अली बन गई है, तो फिर उसके लिए ये आमतौर पे लोग लेते नहीं है ना। नहीं, क्यों? मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती, क्योंकि मेरे ख्याल में लोगों को रुलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। कॉमेडी आई थिंक अदाकारी में सबसे मुश्किल जॉनर है। आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए, आपके पास एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए। और ये मैं कॉमेडी की बात कर रही हूँ जो आप यानी कि स्टैंड अप की बात नहीं कर रही, कॉमेडी जो लाइटर मूड के प्लेज हैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली बचपन से ही, शायद खुद ही से ही, कोई किसी वजह से नहीं, लेकिन मैं हमेशा उस एक्टर के दीवानी रही हूँ जो कॉमिक टाइमिंग में बहुत अच्छा रहा है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ सीखा या कुछ, हाँ मेरी थिएटर की भी ट्रेनिंग थी, सो इस वजह से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन ये कि आप यकीन करें कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही अदा किया है, लेकिन उस टाइमिंग के साथ जो कि वो डिमांड, डायलॉग्स की डिमांड होती थी, मैं उसको कमतर नहीं समझती कॉमेडी को, मैं उसको बरतर समझती हूँ। तो ये तो मेरे जहन में भी कभी नहीं आया कि मैंने कॉमेडी नहीं करनी क्योंकि संजीदा किरदारों में लोग समझेंगे कि ये संजीदा नहीं रही। ये मुझे बताइए, यख बस्ता स्टूडियो जहाँ मोज़े और चादरें उड़ के जून जुलाई की गर्मी में, और अच्छा रोज़े भी यहीं कट जाएं, यहीं रुक जाया करेंगे, अब आ जाता है वो दौर के जिसमें फैमिली फ्रंट है और अब एक्चुअल लोकेशन है, और अब ये जो स्प्लिट एसी से बंद कर दीजिए, साउंड का प्रॉब्लम है, और जून की गर्मी है, हाँ जी, और जुलाई की भी, और अगस्त की भी, और मई की भी, और कैमरा एक कैमरा है और उसकी लाइट शिफ्ट होनी है, और आपने तैयार भी होना है, और बाल भी खुले में है, और मेकअप भी है, और पसीने, वो मजदूरों वाली जिंदगी है। ये कैसा शिफ्ट लगा? बहुत मुश्किल। अच्छा, बुरा तो नहीं लगा, मुश्किल लगा बहुत। चैलेंज समझते हो? काश कि हम ऐसा, मतलब स्टूडियोज वाली दोबारा दौर में जा सकें
क्योंकि वो साउंड का और टेम्परेचर कंट्रोल का मूड के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपसे, चूँकि अब मैं चाहता हूँ कि सादा की तरफ भी चल जाए, लेकिन सादा आप क्या सुनाएंगी? SP जॉन सर का एक ही गीत है, मुझे बहुत ही पसंद था शुरू से, लेकिन पहले हम उस गीत को निभा नहीं पाते थे, इसलिए जब हमने रियाजत करके इसको हमने पहले याद किया और फिर जब आपके प्रोग्राम की कॉल आई तो हमने कहा ये गीत ज़रूर शामिल करेंगे। वाह। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। निगाहों में तू है, ये दिल झूमता है। निगाहों में तू है, ये दिल झूमता है। निगाहों में तू है, ये दिल झूमता है। न जाने मोहब्बत की राह में क्या है, न जाने मोहब्बत की राह में क्या है, राहों में क्या है। जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है। जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है। ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो आईना जमी है निगाहें, वो आईना जमी है निगाहें। सितारों ने देखी है झुक झुक के राहें। सितारों ने देखी है झुक झुक के राहें, झुक झुक के राहें। ये दिल बदगुमां है, नजर को यकीन है। ये दिल बदगुमां, नजर को यकीन है। ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है।
ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त कब शुरू हुई और कब अपने इख्तिताम को पहुंच गई, सबा हमीद ने पता ही नहीं चलने दिया। सबा, क्या अब जो नई नीड है उसमें ये ज़रूरी है कि उसको फिल्म के पैटर्न के ऊपर उसके अंदर मार धाड़ भी हो ड्रामे में, और बड़ा एक्शन ओरिएंटेड सीन भी शामिल कर दिए जाएं जिसमें एक्चुअल क्लैशन कोर्स भी चल रही हैं, और ये किस तरफ का ड्रामा और इतना ज़्यादा ऐसा जो पहला सिंपल हल्का फुल्का ये साइकिल के ऊपर चलते हुए आ गए, ये वाला रंग क्या अब का जो व्यूअर है वो मांगता नहीं है या क्या है? सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करूंगी कि ड्रामा फिल्म की तरफ चला गया है, मुझे ये बात नहीं लगती। वैसे कोई फिल्म की तरफ जाने में बुराई नहीं है, वो भी कहानी है और ये भी कहानी है, उसको भी बताना है, इसको भी बताना है। फिल्म ज़रा लार्जर स्केल की कहानी होती है और शॉर्ट टाइम पे होती है, और ड्रामा जो है वो ज़रा लंबा खिंचता है और उसका स्केल ज़रा सा छोटा होता है। तो लेकिन उसको अगर हम नेगेटिव साइड पे फिल्मी कहें कि भाई मार धाड़ हो रही है और क्लाशनकोफ है और उस तरह के डांसेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अब है। कोई कोई कहानी ऐसी होती है जिसमें कोई एक आध कत्लो गारतगरी की भी बातें हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली तो डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिनसी तशद्दुद, जितना ज़्यादा प्राइवेट ड्रामों के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद ये है। अभी हमारी एक दोस्त ने अपनी एमफिल पे की कि 95% जो ड्रामा कमर्शियल सेक्टर में आ रहा है उसका ख़ास तौर पे जो प्रोमो बनाया जाता है उसमें बाकायदा किसी खातून को थप्पड़ मारना या उनकी चादर खींच लेना, ड्रामे की ये सनसनी उसकी तशहीर में ज़रूर शामिल होती है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक एमफिल की थीसिस कह रही है। ऐसा क्यों है कि हम ज़रूरी दिखाना चाहते हैं बाकायदा एक ड्रामे में स्त्री से खातून को जलाने का मंजर दिखाया गया? नहीं दिखाना चाहिए आपके ख्याल में? अगर ऐसा दुनिया में नहीं हो रहा तो और हम गलत कर रहे हैं। हमारा तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के इशू के ऊपर है कि किसी सूरत में स्क्रीन पे खातून पे तशद्दुद को उसको नहीं दिखाएं ताकि उससे बच्चे असर ना लें। अच्छा, मेरा ज़रा सा मैं सबसे पहले कोई वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही, और मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूर दिखाना चाहिए। मैं कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ कि जब हम कहानी बताते हैं एक ऐसी औरत की जिस पर तशद्दुद हो रहा है और फिर हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं। उस ड्रामे को बैन ही हो जाना चाहिए और कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ऐसी चीज़ को जो कि हो रही है उसको कंडेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही है, अगर आप जैसे बाहर की फिल्म देख लें कि अगर आपने एक मुजरिम को पकड़ना है तो उसका पहले जुर्म तो दिखाएंगे ना, उसने क्या जुर्म किया है, फिर ही उसको पकड़ेंगे और फिर ही उसको सज़ा देंगे। उस जुर्म में कुछ भी हो सकता है ना, वायलेंस हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, मर्डर हो सकता है, बीटिंग अप हो सकता है, औरत पे हो सकता है, मर्द पे हो सकता है। जुर्म तो जुर्म है, लेकिन आप उसको दिखा के ही उसकी सज़ा दिखाते हैं ना, और उसको कितना जस्टिफाई करें, कितना ग्लोरीफाई करें, उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप उसको फिर जस्टिफाई कर दें कि हाँ इसको थप्पड़ पड़ा तो ये थी ही इस काबिल। ये इस किस्म की बात नहीं आप दिखा सकते और दिखानी भी नहीं चाहिए और बच्चों को असर भी नहीं चाहिए। आप कंडेम, और ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि इस किस्म की चीज़ जब आप अगर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो फिर उसका वो टाइम बार जो होता है कि चिल्ड्रन वो जो एक स्पेसिफिक टाइम पे दिखाया जाता है और बच्चों वाले टाइम पे नहीं दिखाया जाता, वो ज़रूर चेक होना चाहिए। अदरवाइज जो उनकी कराहियत झलकनी चाहिए उसको ग्लोरीफाई ना कीजिए और ना उसको बेचिए। सबा हमीद का ताल्लुक़ लाहौर से है, 20 बरस बाद तशरीफ़ लाई हैं। इस शहर में तमाम जुज़ियात थीं कि यहाँ की फिल्म नगरी और यहाँ का ड्रामा चल सकता था, और 2000 तक यहाँ ड्रामा बन भी रहा था। यहाँ सारा की आवाज़ भी है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ भी थे जिन्हें अब तोड़ तोड़ के लोगों ने कमर्शियल प्लाजे बना लिए क्योंकि सबा ने फ़ैसला किया वो कराची से ड्रामा करेंगी। क्या फ़ैसला हुआ कि सारा ड्रामा कराची शिफ्ट हो गया? और बहुत अच्छा कराची ने ड्रामा दिया, लेकिन वो जो एक डाइवर्सिटी आ रही थी प्ले की, उसकी कोई और वजह नहीं है। ये सरकारी जो कि हर सेंटर में एक हर शहर में एक सेंटर था पीटीवी का। कोयटा में था, पेशावर में था,
लाहौर में था, कराची में था, हर जगह पे एक सेंटर था, वो सरकारी था, नेशनल एसेट थे, और उसी बेस पे हम ड्रामा कर रहे थे। जब ये प्राइवेट सेक्टर में आया 2000 में, प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले तो वेदर से बड़ा मजबूर होता है कि देखें आप दुनिया में जहाँ भी प्राइवेटली काम हो रहे हैं उनका ना मॉडरेट वेदर वाले शहरों में ही ज़्यादा फलती फूलती है। ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बॉम्बे हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, तो लाहौर वाले इतनी शदीद गर्मी, इतनी शदीद सर्दी। अब तो खैर 5 मौसम हो गए, ये स्मॉग का भी मौसम है, इसको तो ये वो वक्त उस वक्त तो नहीं था। लेकिन रोमांटिक सीन्स बड़े अच्छे पिक्चराइज होंगे ना, तो आप दास्तानी कोहरा वो जो हम चिलमनों से स्मोक मशीन से धुएं देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप इसमें स्पूकी फिल्में बनाएं, आप इसमें रोमांटिक फिल्में बनाएं। तो वो तब तक हम ऐसा कर लेते हैं कि हम सादा से कहते हैं कि सादा तुम अपने गाने स्मॉग में पिक्चराइज कर लो, वो बड़े अच्छे होंगे। सरसों के खेतों में भागते हुए, क्योंकि सरसों का भी शायद यही मौसम होता है ना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इस गाने की वीडियो के लिए हाँ बिल्कुल, आपके चेहरा बिल्कुल मैं बहुत हाजिर हूँ। मुनासिब है। हाँ। और रुबीना बद्र जी के गाए हुए गीत है टेलीविजन के ही लिए, और आई गेस इट्स वन ऑफ अनदर लकी ट्रैक जो पीटीवी ही के क्रेडिट में रहा है हमेशा से। कभी भी आउटसोर्स इसको रीडू भी नहीं किया गया और किसी और फिल्म में भी नहीं आया। तुम संग नैना लागे। तुम संग नैना लागे, मन नाही जियरा, पिया पिया बोले पिया, मन का पिहरा। तुम संग नैना लागे, मन नाही जियरा, तुम संग नैना लागे, मन नाही जियरा, पिया पिया बोले
क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत खूबसूरत। ऐसे लेजेंड्स थे, पता नहीं शायद माजी हमें खूबसूरत लगता है या वो आवाज़ें, लेकिन वाकई कैसी खूबसूरत आवाज़ें थी। रुबीना बदर, मीशा शफी भी गाती हैं। माँ सबा हमीद बहुत पैट्रनाइजिंग है या एक आर्ट क्रिटिक सबा हमीद देखती है कि ये गाना ठीक है, मौसीकी ठीक है, आवाज़ ठीक है? किस तरह से देखती हैं मीशा का काम? देखिए, हमने तो अपने अब्बा को देखा ज़िंदगी में और अपनी अम्मा को भी। हमें ना उन्होंने कभी क्रिटिसाइज़ किया, ना इस तरह की क्रिटिक की, ना इस तरह की गाइडेंस दी। उन्होंने हमें ग्रो करने दिया, जिस तरह से भी ये वो माहौल दिया। मैंने तो उनसे यही सीखा था, तो मैंने तो फिर इसी तरह से ही बच्चे पाले। सो दोनों साहबजादे भी आपके अभी फिल्म में आए, फिर भी कभी बच्चों ने पूछा तो होगा कि ज़रा देख लेते हैं, हमारी सीनियर है प्रोफेशन में भी, कि मैंने काम ठीक किया या नहीं? वो तो ज़ाहिर है, बच्चों को वैलिडेशन तो चाहिए होती है, वो तो पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका काम अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत। तो मैं कुछ खामखा में क्यों कीड़ा निकालूं? तो कूल मॉम है। हाँ, मैं समझती हूँ, उनको पता नहीं कैसी लगती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से तो बड़ी कूल मॉम हूँ। अच्छा। मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी आज हैं, इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि हम साथ ही रहते थे, पापा के साथ ही रही हूँ मैं सारी ज़िंदगी, तो वो उन्होंने ही मेरे बच्चे पाले हैं। सबा हमीद अख्तर के विरसे को लाशऊरी तौर पे लेके चली, नाम साथ है, और देखने वालों ने यही देखा कि हमीद अख्तर की लड़की है। सो काम ने, आप माने या ना माने, उस नाम की भी लाज रखी और एक नया नाम भी पैदा कर दिया। अब एक तीसरी पीढ़ी हमीद अख्तर का नाम लेके चल रही है। कैसा लग रहा है आपको? अपने लिए तो मैं ये कहूँगी कि मुझे यूँ लगता है कि मेरे वालिद की जो कदावर शख्सियत और उनका जो काम है, उसके मुकाबले में मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैं उनका काम लेके आगे चली, मैंने नहीं। वो और लोग थे, वो और ज़माना था, वो उनका काम और था। वो एक सेल्फलेस इंसान, सारे ही उनके दोस्त सब ऐसे थे, वो लोगों के लिए काम कर रहे थे। एक और तरह से मैं समझती हूँ कि लोगों में कुछ खुशी बांटना या उनको एंटरटेन करना मेरा करियर बन गया। को मैंने इतनी एफर्ट नहीं की, लेकिन वो एक बन गया। उसके साथ जो मुझे सिखाया है और जिस लिए मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद भी थोड़े मेरे पर प्राउड होंगे, वो ये कि मैं भी अपना काम ऑनेस्टी से ही करना चाहती हूँ, और यही मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, अपना काम ऑनेस्टी से करो, डू योर बेस्ट। वाह। ख़वातीन हज़रात, सबा हमीद का कहना यह है कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपना काम पूरी दयानतदारी से कीजिए। करीब 10 सदी से ज़्यादा की जद्दोजहद जनाब हमीद अख्तर की, और उसके बाद एक अपना काम, अपनी नौका सबा हमीद का विरसा चला। आज के इस मीडिया की चकाचौंध में कि जहां पहले एक इदारा ड्रामे यानी आर्ट का वारिस था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दरवाज़ा खुला और ये काम और जगह होने लगा। अब घर के आंगनों में बेधड़क हमारे बगैर बुलाए वीलॉगर भी घुसने लगे हैं कि ये डिजिटल मीडिया का दौर है। तहज़ीब, तमद्दुन, गुफ्तगू, मयार अफराद पे आ गया है, इनफरादी जिम्मेदारी हो गई है। हमीद अख्तर ने फ़र्द की जिम्मेदारी निभाई अपने अंदाज से, आज तक अपने काम को बट्टा नहीं लगने दिया और नामवरी अपनी पैदा की सबा हमीद ने। विरसा यूं भी चला जा सकता है, तो क्या हम इस चकाचौंध के दौर में कि जहां हम अपनी मशहूरी के लिए, अपनी शोहरत के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, या कहीं हद फासिल होगी इसलिए कि बात विरसे की है। सब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, और ऐसे ही विरसा जो आज तुमने हमें सुनाया है, क्या सुनहरे दिन हमें दिखलाए हैं। किस गीत पे इख्तिताम कर रही हैं आज की? उससे पहले मैं एक बात बस कहना चाहूँगी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया पीटीवी का भी,
क्योंकि ये जाहिर है कि दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन, ये दायरा वो था जिसने मुझे इस फील्ड में कदम रखने का मौका दिया, जिसके बाद आज जो जैसी जितनी भी जहाँ हूँ इसी की वजह से हूँ। तो बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा आके। आपका भी शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, और आती रहिए, दोबारा 20 साल का इंतज़ार ना कराइएगा। जी ये आपने सही कहा, हमें भी आपके आने का बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए आज की शाम का इख्तिताम एक ये महफ़िल ऐसी ही सजी रहे, और जब तक हम दोबारा शामिल महफ़िल नहीं होते तब तक ये नाहिद अख्तर जी का गीत डेडिकेट कर रहे हो, ये रंगीन ये नौबहार। वाह। अल्लाह अल्लाह।